I would like to welcome Dr. Rakesh Gochar. Dr. Rakesh is the consultant radiation oncologist in Rajiv Gandhi Government Hospital, Alwar. He passed his MBBS in the year 2010 from Chongqing Medical University, China, and passed MD Radiation Oncology in the year 2020 from SMS Hospital, Jaipur. He published his paper on metastatic spinal cord compression, a prospective observational study at a tertiary cancer center of North India. He also did a prospective comparative study of concurrent versus sequential intracavitary brachytherapy with external beam radiotherapy in cervical cancer. कैंसर डिटेक्शन के बारे में है, कैंसर डिटेक्शन मेथड्स बताया कैंसर के बारे में, वो लगभग सभी जानते भी हैं। और जो आप जो वीडियोस बना रहे हैं सब एक तरह से पब्लिक के आम पब्लिक पास पहुँचे, इसलिए एक आम भाषा में समझाना पड़ेगा। मेरा जो टॉपिक है डिटेक्शन, तो कैविटी से स्टार्ट करते हैं। ओरल कैविटी में हमारा टंग, बक्कल, मुकोजा, टीथ, टॉन्सिलर, फोसा, ये सब आता है। तो जैसे टंग में और बक्कल, मुकोजा में जो भी एक नॉन हीलिंग अल्सर होता है, जो काफ़ी टाइम तक अल्सर पड़ा रहता है, पेशेंट्स हमें दिखाते हैं, वो कहते हैं नहीं तो ऐसे ही हो गया। तो उस अल्सर को बिल्कुल हल्के में ना लेके एक ENT के डॉक्टर को दिखाएं। तो वो उसकी में एक जांच करते हैं, एक FNAC या स्लाइड स्मेयर बनाते हैं उसकी, या उसके बाद एक बायोप्सी भी कर सकते हैं। तो बड़ा अल्सर होगा, एक बड़ी उसमें गांठ पड़ी होगी अंदर, तो इसके अलावा गर्दन में गांठ भी आ जाती है किन्हीं पेशेंटों में, तो उनकी भी हम एक FNAC या बायोप्सी करके देखते हैं। उसके बाद एक CT स्कैन करा के हम उसकी स्टेजिंग मालूम करते हैं। तो जल्दी से जितना जल्दी कैंसर का हम पता करेंगे, उतना जल्दी ही उसको हम उतना अच्छे से उसका इलाज कर सकते हैं। उसके बाद हम जैसे नीचे आते हैं लैरिंग्स में, तो लैरिंग्स में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको आवाज़ में थोड़ा बदलाव आ रहा है, आवाज़ में भारीपन आ रहा है। जो स्मोकिंग करते हैं मोस्ट कॉमन उनको, तो उन पेशेंट्स को भी एक ENT के डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और वो उसमें एक लैरिंगोस्कोप या FOL करके या इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोप करके उसको चेक करते हैं। वहाँ कुछ अगर ग्रोथ उनको लगती है, कोई गांठ लगती है, कुछ लगते हैं। अर्ली स्टेज में आते हैं तो 90 to 100% रिजल्ट आता है। जितना लेट आएंगे उतना ज़्यादा उसमें रेस्पॉन्स कम आता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं इसोफेगस के अंदर। इसोफेगस में जो हमारे खाने की नली, आहार कंप्लेन ये करते हैं कि हमें पहले रोटी खाने में दिक्कत आ रही है, निकलने में दिक्कत आ रही है, फिर दलिया निकलने में दिक्कत आ रही है। तो जब रोटी खाने में दिक्कत आ रही है, बीच बीच में अटक रहा है, खाना वापस आ रहा है, उसी टाइम पर ही डॉक्टर को दिखाएं, जिससे कि वो एक एंडोस्कोपी होती है। एंडोस्कोपी की जांच करके देखेंगे कि उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है, नॉर्मल है या कोई स्ट्रिक्चर्स है, या कोई तरह से एक सैंपल लेके ट्रीटमेंट करके समय पर इलाज कर सकता है। इसके अलावा लंग्स में हम जैसे काफ़ी पेशेंट जो लंग्स में लेकर के कंप्लेन करते हैं कि जैसे हमें कफ के साथ ब्लड आ रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस टाइम पर एक एक्सरे करा के डॉक्टर को देखते हैं। उसमें लगता है कि हाँ इसमें सस्पेक्टेड लग रहा है कैंसर के लिए, तो एक CT स्कैन करा के उसको हम कंफर्म करते हैं, और जितना जल्दी होगा उतना अच्छा इसका इलाज होता है। इसके बाद हम नीचे आते हैं। किसी पेशेंट्स में, काफ़ी पेशेंट में वो डॉक्टर TB का इलाज स्टार्ट कर देते हैं एक्सरे के बेसिस पे, जहाँ पर CT स्कैन की फैसिलिटी नहीं होती है। तो देखें अगर TB के कोर्स के साथ साथ अगर उनको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो एक बार हायर सेंटर पर जरूर दिखाएं। उसके बाद हम जैसे अपने इंटेस्टाइन के आँत के कैंसर की तरफ जाते हैं, लीवर में, पेंक्रियास में, गॉल ब्लैडर में। इसमें पेशेंट मोस्ट कॉमन कंप्लेन करते हैं कि हमें वेट लॉस हो रहा है, थकान हो रही है, और पता नहीं चल रहा क्यों हो रहा है। फिर वो एक सोनोग्राफी करा के देखते हैं, तो उसमें हमें पता लगता है कि इसमें कुछ लीवर में कोई गांठ पड़ी है, पेंक्रियास में पड़ी है, गॉल ब्लैडर के अंदर पड़ी है। और फिर भी अगर उसमें सब कुछ नॉर्मल आता है सोनोग्राफी के अंदर, फिर भी उसको कंप्लेन रहती है कि हमें मेरा वेट लॉस हो रहा है, वीकनेस आ रही है, और एब्डोमेन पेन हो रहा है। तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं कि स्टूल एग्जामिनेशन के लिए, स्टूल फॉर ऑकल्ट ब्लड। उसके बाद उसमें तो उसकी हम एक एंडोस्कोपी, अपर जी एंडोस्कोपी, तो ऊपर से एक दूरबीन से जांच करते हैं, या नीचे से एक कोलोनोस्कोपी करके उसको चेक करते हैं।
तो इसके इन बीमारियों में अगर लगता है मैं सस्पेक्टेड है, आप आँत का कैंसर सस्पेक्टेड लगता है, तो इसके मार्कर्स भी होते हैं। तो मार्कर मतलब जो कैंसर होता है उसके कुछ रसायन होते हैं जो ब्लड के अंदर घुल जाते हैं। तो उसका अगर इंटेस्टाइन का कैंसर लगता है हमें, तो CEA मार्कर होता है, वो करा के देखते हैं। वैसे ही पैंक्रियाज का भी करा के 19.9 करा के देखते हैं। लीवर के लिए अल्फा कीटोप्रोटीन करा के देखते हैं। तो ये कैंसर मार्कर्स हैं जो कि अर्ली डिटेक्शन में फ़ायदा करते हैं। उसके बाद हम जैसे देखते हैं लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर में आपको लगता है कि जैसे उनको किसी को अर्ली डिटेक्शन के लिए हम आजकल सभी को एजुकेट भी करते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन। तो उनको हम स्टेप्स पूरी समझाते हैं कि सामने मिरर के सामने खड़ा होकर कैसे उसका ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। और आपको कोई जैसे कोई भी हल्की सी गांठ महसूस होती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। आगे फिर वो हम FNAC करा के देखते हैं। और उससे पहले एक जांच होती है मेमोग्राफी। 40 साल से ऊपर की लेडीज़ के हम मेमोग्राफी करके हम चेक कर लेते हैं। और यंग एज में है तो एक सोनोग्राफी से हम काम चला लेते हैं। और इसके बाद जाते हैं इसमें लेडीज़ में सर्विक्स कैंसर पे। सर्विक्स कैंसर में पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें ब्लीडिंग हो रही है अनयूजुअल, जैसे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर रात में गंदे पानी की शिकायत बताती है काफ़ी टाइम से, और वेट लॉस और ब्लीडिंग की कंप्लेन उनको लगातार रहती है। तो उसमें भी हम एक सिंपल सा चार्ट होती है, उसको हम पेप स्मेयर बोलते हैं। पेप स्मेयर एक सिंपल सी चार्ट कहीं भी आजकल अवेलेबल हो गई है। तो उससे काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाती है कि वो कौन सी स्टेज में स्टार्ट हो रहा है। अगर वो in-situ है, उसके बाद फिर उसके कैंसर में बदल रहा है, तो उस हिसाब से हम एक CT स्कैन या MRI करा के उसकी हम स्टेजिंग देख लेते हैं। और इसके साथ साथ एक हमारा गॉल ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली का कैंसर होता है। उसमें पेशेंट की कंप्लेन होती है कि हमें पेशाब के साथ ब्लड आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है। तो उसके लिए हम रूटीन एग्जामिनेशन करके चेक करते हैं। उसमें ब्लड की शिकायत नजर आती है, तो उसमें सिस्टोस्कोपी करके हम चेक करते हैं। तो उस हिसाब से उसके बाद उसको वहीं पर हम बायोप्सी भी ले लेते हैं, और उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से एक MRI CT स्कैन करके प्लान किया जाता है। और इसके साथ साथ एक दूसरा कैंसर और है प्रोस्टेट कैंसर। ये भी एक स्क्रीनिंग, इसमें भी स्क्रीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें सीरम PSA का लेवल हम एक चेक करते हैं, और साथ ही साथ एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है, DRE। उससे भी हम प्रोस्टेट की साइज को चेक करते हैं। और सस्पेक्टेड होता है तो उसके आगे इसमें CT स्कैन, MRI और PET CT स्कैन, एक एडवांस ट्रीटमेंट आता है PET CT स्कैन, और आगे PSA में PET CT स्कैन करा के भी चेक करते हैं, और बायोप्सी लेकर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये जो भी मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स थे सारे सारे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। इसके अलावा और कुछ जो भी है आपको मेरा एक मैसेज है सभी को कि अगर कैंसर से हमें बचना है तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करें और हेल्दी डाइट पे ध्यान दें, स्मोकिंग को क्विट करें, स्मोकिंग छोड़ें। और मोटापा जो है, इसको मोटापा एक एक कारण होता है कैंसर का, तो इससे भी हम बचें। अगर मोटापा है तो उसको भी हम जैसे डाइट से और एक्सरसाइज से हम कम कर सकते हैं। साथ में जो आज के टाइम पर ओरल कैविटी का कैंसर जो होता है, वो ये टोबैको च्यूइंग स्मोकिंग की वजह से होता है, तो इसको भी अवॉइड करें। एक अच्छे फ्यूचर की प्लानिंग करें, इन चीज़ों का सेवन करके हमारी जो फ्यूचर है उसको बर्बाद ना करें। थैंक यू सो मच।